आप सभी दर्शकों के सम्मान में गौतम राणे सागर का अभिवादन। आज विश्लेषण की तरफ आगे बढ़ते हैं। आज का चयनित विषय आत्मघाती। ऐसा क्यों कह रहे हैं कि आत्मघाती है, वह अभी आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। आत्मघाती इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिस विषय का हमने चयन किया है वह विषय लोकतंत्र को चुनौती देता है, लोकतंत्र की व्यवस्था को चुनौती देता है, और सबसे बड़ी चुनौती वो भारत के संविधान के लिए है। इसलिए यह खतरा मोल लेने के लिए हम तैयार हुए। संविधान संरक्षण के लिए, संविधान संवर्धन के लिए, संविधान की संरक्षा के लिए जिन कुर्बानियों की जरूरत पड़ेगी, हम वह सब कुर्बानियां देने को पूरी तरह से तैयार होने की भी जरूरत है। क्योंकि देश की आजादी यूं ही नहीं मिली। देश की आजादी के लिए लाखों नौजवानों ने अपनी शहादत दी। माताओं की कोखें उजड़ी, कई बहनों के सिंदूर उजड़े, लेकिन जब देश आजाद हुआ तो उन्हें फक्र हुआ कि पति गंवाने का उनको कोई अफसोस नहीं था, पुत्र गंवाने का कोई अफसोस नहीं था। ऐसी कुर्बानी के बाद जब देश आजाद हो और उस आजाद भारत के लिए एक संविधान का निर्माण किया जाए कि अब इस नियम और कानून के दायरे में रह करके देश आगे बढ़ेगा, देश प्रगति करेगा, और उन्हीं नियम और कानून की अगर धज्जियां उड़ाई जाने लग जाए, और धज्जियां कोई साधारण व्यक्ति नहीं उड़ा रहा, धज्जियां जो कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए लोग हैं वह उड़ा रहे हैं। सबसे पहला प्रश्न उठता है कि कॉलेजियम एक सिस्टम आ गया है, और उस कॉलेजियम सिस्टम के आधार पे लग रहा जरायम पेशेवर कबीले जो थे अपनी वसीयत लिख करके जा रहे हैं। संविधान कहता है हम चाहे तो उसको वर्बली भी बात कर सकते हैं, लेकिन वर्बली बात नहीं करेंगे। जो संविधान कहता है उस संविधान को ही हम आपके सामने पढ़ना चाहेंगे। आर्टिकल 124 ए स्पष्ट तौर पे कहता है कि हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति की प्रक्रियाएं क्या हो। वो कहता है नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बनेगा, और उस नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन के आधार पे अपॉइंटमेंट की प्रक्रिया होगी। क्या कहता है 124 ए, अनुच्छेद 124 ए क्या कहता है? नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, देयर शैल बी ए कमीशन टू बी नोन एज द National Judicial Appointment Commission consisting of the following, namely the Chief Justice of India, Chairperson ex officio, two other senior judges of the Supreme Court next to the Chief Justice of India, members ex officio, the Union Minister in charge of law and justice, member ex officio, two eminent person to be nominated by the committee consisting the Prime Minister, the Chief Justice of India, and the leader of opposition in the House of the People, or where there is no such leader of opposition, then the leader of single largest opposition party in the House of the People member। लेकिन हो क्या रहा? अब कॉलेजियम बनेगा,
मतलब लीडर ऑफ अपोजिशन की जरूरत नहीं, प्राइम मिनिस्टर की सहमति हो सकती है, लॉ मिनिस्टर की सहमति हो सकती है, लेकिन काम करेगा पुलिस। अब प्रश्न ये उठता है, कोलिजियम काम करेगा तो करे, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आगे क्या लिख रहा है, आर्टिकल 125 हमारा क्या कह रहा है, देयर शैल बी पेड टू द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट सच सैलरीज एज मे बी डिटरमिन्ड बाय पार्लियामेंट बाय लॉ एंड until provision in that behalf is so made, such salaries are specified in the second schedule. मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि सैलरी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की खाएगी, सैलरी और सुविधाएं भोगेंगे देश की जनता के टैक्स से, और आंखें भी उन्हें दिखाएंगे। अजय हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर देंगे, कर देना चाहिए, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर देना चाहिए, निश्चित तौर पर होना चाहिए। ये प्रोविजन, ये आपके अधिकारों से इतराज नहीं, लेकिन न्यायिक चरित्र भी तो दिखना चाहिए। ऐसा तो कतई नहीं लगना चाहिए कि जरायम पेशेवर कबीलाई संस्कृति को आगे बढ़ाया जाए। और ये प्रसंग हमने क्यों लिया? प्रसंग इसलिए लिया कि अभी 10% रिजर्वेशन किया गया है आर्थिक आधार पे, जैसा कि आप सभी परिचित हैं, सुदामाओं को आरक्षण दिया गया। क्या सुदामाओं को आरक्षण देने का प्रोविजन हमारे संविधान में है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में बैठे हुए जो जजेस हैं, उनको सिर्फ इतना अधिकार है कि आप उसकी व्याख्या कर सकते हैं, आप कंसल्ट कर सकते हैं। अगर कोई नई चीजें, बेहतर चीजें करने के लिए है जो समाज के हित में हो, आप उसकी व्याख्या कर सकते हैं। लेकिन एक कबीले की संस्कृति को कानून नहीं बना सकते। अब हम इस बात पे भी देखें, क्या सुदामाओं को रिजर्वेशन देने का प्रोविजन है? तो हम पढ़ेंगे कि आर्टिकल 16 का पूरा पार्ट हम नहीं पढ़ेंगे। आर्टिकल 16 का 4, नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग any provision for the reservation of appointment or post in favor of any backward class of citizens which in opinion of the state is not adequately represented in services under the state। हम क्यों कह रहे हैं? कबीलाई संस्कृति खड़ी की जा रही है। हमारा आर्टिकल 16(4) कहता है कि जिनके पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, उनके लिए रिजर्वेशन का प्रोविजन है। और ग्राउंड क्या लिया जाएगा, वो भी आगे बताया जा रहा है कि ग्राउंड क्या लिया जाएगा। ग्राउंड ये लिया जाएगा कि सोशली और एजुकेशनली जो बैकवर्ड है, सोशली और एजुकेशनली जो बैकवर्ड है, ये उन्हें ही कंसीडर किया जाएगा। सबसे पहला पॉइंट ये देखा जाएगा, क्या उनका राज्य में प्रतिनिधित्व पर्याप्त है या शून्य या अपर्याप्त। अपर्याप्त होने की देश दशा में जो सोशली और एजुकेशनली, सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टिकोण से पिछड़े हैं,
सिर्फ उन्हीं को प्रतिनिधित्व देने के बारे में विचार किया जाए। लेकिन बात क्या आ गई, आरक्षण दिया जाएगा आर्थिक आधार। संविधान तो कहीं कहता नहीं। अगर इस बात को संविधान स्वीकार नहीं कर रहा है तो इसका मतलब कोलिजियम सिस्टम जरायम पेशेवर कबीलाई संस्कृति के लोगों ने बनाया। गजब का तर्क है। जो संस्था असंवैधानिक है वह संस्था संविधान की व्याख्या करती है। क्या संविधान का इतना बड़ा माहौल देश की जनता के, देश के नागरिकों के, वी द पीपुल ऑफ इंडिया के कॉन्सेप्ट को छिन्न भिन्न करने वाले लोगों को, वी द पीपुल ऑफ इंडिया को बर्दाश्त करना चाहिए? और हम ये बात क्यों कर रहे हैं कि हमने आत्मघाती कदम उठाया है? क्योंकि संविधान का आर्टिकल 19 स्पष्ट तौर पे कहता है कि हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच है, प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सेट्रा। फर्स्ट, all citizens shall have the right, and we are the eminent citizen of the country. We have right to freedom of speech and expression. To us, अभी हम freedom of speech and expression पे चलेंगे। जो चीज न्यायिक चरित्र के दायरे में न लगती हो उसे हमें स्वतंत्रता है अभिव्यक्ति। हम यह भी जानते हैं कि कोर्ट इसके कंटेम्प्ट कर सकता है, संज्ञान ले सकता है, सिर्फ इसलिए नहीं कि वह न्यायिक चरित्र से परिपूर्ण है, उसके अंदर न्यायिक चरित्र परिलक्षित होता है, इसलिए वो कंटेम्प्ट नहीं करेगा। कंटेम्प्ट इसलिए करेगा उसके जरायम पेशेवर कबीलाई संस्कृति पे हम आघात प्रतिघात कर रहे हैं। वह नहीं चाहता कि अन्याय, उसके द्वारा किया गया अन्याय कहीं चर्चा का विषय बने। और ये हिम्मत हम इसलिए जुटा पा रहे हैं, प्रशांत भूषण ने जो साहस दिखाया था और ये कहने की, आंखों में आंखें डाल करके ये कहने की कोशिश की, जैसे बोबडे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उस समय थे, कि आप भारतीय जनता पार्टी के एक नेता के 50 लाख गाड़ी, 50 लाख की लागत वाली गाड़ी पे सवारी कर रहे हैं, हेलमेट नहीं लगाया आपने, मास्क नहीं पहना, लेकिन यही एक साधारण नागरिक कर दे तो उसे तो दंडित कर दिया जाएगा। फिर आप दंड के भागीदार क्यों नहीं? आर्टिकल 14 कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ। कानून की दृष्टि में अगर सभी बराबर हैं तो एक वो सीवरेज साफ करने वाला स्वीपर का भी वही अधिकार है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का भी वही पावर है और प्राइम मिनिस्टर के भी वही पावर है। कानून का उल्लंघन करने पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी पनिश किया जाना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर को भी पनिश किया जाना चाहिए और एक स्वीपर को भी पनिश किया जाना चाहिए। इक्वलिटी बिफोर लॉ संविधान का आर्टिकल 14 कहता है। हम ये जानते हैं कि जब हमारे खिलाफ अवमानना होगी तो प्रशांत भूषण का जिक्र हमने इसलिए किया कि प्रशांत भूषण के साहस ने यह दिखा दिया कि अवमानना की सुनवाई जब सुप्रीम कोर्ट करेगा, आर्टिकल 129 के तहत कर सकता है,
तो प्रशांत भूषण के साहस ने यह बता दिया कि सुप्रीम कोर्ट ₹1 की पेनाल्टी हम पे लगा। देश के नागरिकों, सजग नागरिकों, आपके सामने यह प्रश्न छोड़ना आवश्यक था और प्रश्न छोड़ करके हम आपके बीच से आज विदा होंगे। फिर नए विषय में आपके सामने आएंगे। विचार करिए, क्या कबीलाई संस्कृति जो कॉलेजियम के नाम से जानी जाती है उसे रन करना चाहिए या उस पर प्रतिबंध लगना चाहिए? इस पर विचार करिए। आप सभी लोग इतनी देर तक हमारे साथ जुड़े रहे, सभी का धन्यवाद। सभी को जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, सब्बा खैर, सत श्री अकाल, जय जोहार या जिसके जो भी अभिवादन करने के तरीके हैं